बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको जहाँ से मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस जगह का थोड़ा तारफ़ कराऊँ और अपने मौजू पे आऊँ, एक बात जो इंतहाई ज़रूरी और वो ये याद दहानी है कि अगर आप इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ जैसे ही इस चैनल पे आपकी नज़र पड़े इसको आप सब्सक्राइब कराएँ। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार रहूँगा। नाज़रीन, ये मियांवाली ज़िले का जिसको कह लीजिए कि इंतहाई नॉर्थ इलाका और यूँ कह लीजिए कि नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर है। मैं खुद मेरी जो जम पल कह लें या जाए पैदाइश कह लें वो तो मियांवाली शहर है, लेकिन मियांवाली शहर से हमारा जो न्याजी कबीला वहाँ से शुरू होता है और केपी तक जाता है, बल्कि कुछ चीज़ें जो हैं केपी के अंदर भी चली जाती हैं। ये जो पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है ये सॉल्ट रेंजेस हैं जिसको हम कोह हिंदू कश भी कहते हैं, और ये ज़ाहिर हिमालयन सिलसिला है और कश्मीर से शुरू होता है और ये जहाँ से सीधा जाके केपी में साउथ में जाके डीआई खान की तरफ जाके वहाँ तक चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके इस तरफ ज़िला मियांवाली है, मेरे बिल्कुल मशरक़ में जो है ज़िला अटक है और थोड़ा सा इस साइड पे करके ज़िला चकवाल आता है, और बिल्कुल नॉर्थ में ये उस पे ज़िला कोहाट है केपी का, पहाड़ों की परली साइड पे। इधर पहाड़ों की परली साइड पे केपी का ज़िला करक है, और इस साइड पे जो है इस साइड पे लक्की मरवा आता था ज़िला। ये पहले बनू होता था, अब लक्की मरवत की तहसील बन गया। वैसे है ये है कि जो मरवत हैं और वो न्याजी कज़न है, तो ये तकरीबन एक ही कबीला था। कुछ वहाँ पे लक्की मरवत में मरवत वहाँ सेटल हो गया। न्याजी जो है वो बिल्कुल दरिया सिंध के ऊपर दोनों साइड पे न्याजी आते हैं, क्योंकि दरिया सिंध कालाबाग इस मेरे बिल्कुल यहाँ से तकरीबन मगरब में आएगा या थोड़ा सा नॉर्थ साइड में मगरब में आएगा, और वहाँ से कालाबाग डैम जो है जो बनना था, और कालाबाग से दरिया सिंध जो है पहाड़ों से निकल के मैदानी इलाकों में आता है। और यहाँ लक्की मरवा से आगे जाए तो साउथ में जो है केपी का ज़िला डीआई खान आ जाता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि थोड़ा से पंजाब के इलाके शुरू हो जाते हैं दोनों साइड पे, और फिर आगे साउथ हो जाता है। तो ये साइड साउथ की है, ये नॉर्थ की है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये जो है ज़ाहिर है कि ईस्ट है, और ये नॉर्थ है। ये ऐसे ही है कि जैसे ये बिल्डर एंड है, ऐसा जिसे कहते हैं वाइल्ड वेस्ट कह लें। तो इसमें कई कबीले रहते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली खटक कबाइल ज़्यादा है, पश्तो स्पीकिंग, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरा बिजनेस है, मुझे आना पड़ता है, तो मैंने कहा एक अच्छी जगह आपको तारुफ करा दूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसमें एक और दिलचस्प बात है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इमरान खान साहब जो हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो इस हल्के से यहीं से इलेक्ट होके आए हुए हैं। और 2002 में मैंने जब इनकी कैंपेन चलाई थी इमरान खान साहब की, जो 22 सीटों जीती थी, तो उसमें भी मेरा ख्याल में कि जो एक एक गांव और एक एक जो कहना करिया कूचा कूचा मैं घूमा था, क्योंकि एक साल की वो कैंपेन थी। तो मुझे बल्कि 96 की कैंपेन में मैंने चलाई थी, जो वो इलेक्शन हार गए थे हम लोग उस वक्त, पीटीआई जो थी। और फिर उसके बाद 2002 के अंदर 22 सीट जीती थी, वो मैंने सिंगल हैंडेडली की, क्योंकि इमरान खान साहब के इस इलाके से कोई तारफ़ नहीं था, और ज़ाहिर है उनका मियांवाली से कोई वाजबी सा ताल्लुक भी नहीं था। चुनांचे लोगों को ये पहले ये बताना कि ये हमारी ख़ानदान का सपूत है और यहीं से ये बिलोंग करता है। फिर ये असल में ये हमारी अपनी आबाई सीट नहीं है, हमारी आबाई सीट थोड़ी सी परली साइड पे आती है, मियांवाली शहर की साइड पे आती है वहाँ से। लेकिन चूँकि यहाँ न्याजियों की अक्सरियत इस सीट पे है, तो मैंने बड़े ही मेहनत शाखे के बाद ये सीट तलाश की थी। इमरान को तो खैर बिल्कुल, जैसे अभी तो शायद उसको कुछ चीज़ें पता चल गई हों, उसको कोई बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नाबलद था, बिल्कुल नाबलद था। चुनांचे मैंने यहाँ से जो है उनको जिसको कहना चाहिए कि पूरा साल देख के, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, नवाब ऑफ कालाबाग की फैमिली थी, उनका बड़ा सियासी असर सूख था। यहाँ पे बाकी जो है लोकल जो न्याजी थे, शादी खैल कबाइल और ये सारे जो हैं वो यहीं रहते थे, तो उनका भी बड़ा मलका था। चुनांचे यहाँ पे बहरहाल वो सीट जीत के इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, पीछे तो भी कह रहे थे कि उनके सियासत का जो वजह वजूद है वो ये सीट है, और हमने उस सीट को जो है बहरहाल ले के इमरान खान साहब यहाँ से गए थे, और अब इस हल्के के अंदर अभी भी उनका खासा असर सूख है।
इसमें तो मेरा बात करना मकसद नहीं है कि अब क्या हालात हैं, लोग कितने परेशान हैं या नहीं हैं, वो अलहदा बहस है। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट बहुत हो रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि मैंने समझता हूँ कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कम अज़ कम इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का मियाँ वाली को फ़ायदा हो रहा है कि सड़कें बहुत सारी बन रही हैं बेशुमार। यहाँ पे करीब ही पिछले दिनों आए हुए थे, चंद दिन पहले यहाँ चापड़ी है, बिल्कुल इसमें मेरे आएगा ईस्ट साइड पे आएगा, इन पहाड़ों के अंदर एक डैम बना रहे हैं, चापड़ी डैम, इन्हीं पहाड़ों के अंदर। और वहाँ से वो जो लोकल आबादी है शायद उनको पानी मिल जाए, जो कि उनका दरीना मसला है। तो ये मैंने कहा आपको तारुफ कराता जाऊँ कि कोई कई चीज़ें इसमें दिलचस्प हैं। एक तो यहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, मौलाना मुश्ताक खान न्याजी बिल्कुल यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे, कोई 50-60 किलोमीटर के फासले पे उनका शहर ईसा ख्याल है। फिर ईसा ख्याल के और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ से जो पाकिस्तान की सियासत में उनका नाम हुआ है। नवाब कालाबाग है, वो भी इसी इलाके से है, वो थोड़ा यहाँ फासले पे कोई तकरीबन 40-50, वो भी 40-50 किलोमीटर के फासले पे होगा। लेकिन ये सारा हल्का, ये बहुत बड़ा हल्का था इमरान खान का। मुझे उस वक्त याद है कि सिर्फ यही हल्का जो है, ये आखिरी बात कर दूं कि 180 किलोमीटर एक साइड पे है जब आप आते हैं और दरिया अबूर करते हैं, और तकरीबन जो है 125 किलोमीटर दूसरी साइड पे है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस हल्के को 7-8 ज़िले लगते हैं, 3-4 पंजाब के, और मेरा ख्याल में 4 ज़िले जो हैं KP के लगते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बोर तो कर लिया है, तो मौजू की तरफ आते हैं। मौजू तो खैर हमारे पास जो है, जिसको कहना चाहिए इस मुल्क की बदकिस्मती के अहम मौजू जो है वो आप इतना डिस्कस नहीं कर सकते जितने गैर अहम मौजूआत की जो है भरमार हो जाती है। अब अकाली को देख लें कि जो जिसको कहना चाहिए योर ओबीडियंट सर्वेंट फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ जो कुछ बीती है, ये वही बता सकते हैं। आज वो पहला दिन है तो कितने कर पे होंगे, और ये पहली दफ़ा नहीं बीती, इसी हुकूमत में उन पे उनको दूसरी बीती है, तीसरी बीती है, पार्टी में तो उनके ऊपर कुछ चौथी या पाँचवीं बीती है। और फिरदौसा शिकवान साहबा जो हैं, जो इन हुई हैं, जिनका नाम सामने आया कि वो अब उनकी जगह लेंगी, तो कतई नज़र से कि उनकी क्या कैफियत नहीं है, तो उन पर भी जो बीती थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी सियासत के अंदर ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, बाकी पार्टियों में यही हाल है। या हमीयत नाम था जिसका, वो इनके घरों से पहले निकलती है तो ये सियासी पार्टियों के अंदर ये सामने आ जाते हैं। वरना जिस तरीके से वो कहते हैं बड़े बेआबरू के तेरे कूचे से हम निकले, फिर 2 शिकवान पे भी ये हो चुका है। लेकिन कैसे तुम तराक से आ रहे हैं कि कल जब टीवी पर बैठेंगी तो आप देखेंगे उनका एतमाद जो है वो 7वें 8वें आसमान को लग रहा होगा। यही बात है फ़याज़ुल हसन चौहान की कि हर दफ़ा निकले तो वो मुँह छुपाए फिर रहे थे चंद दिनों के लिए, लेकिन फिर उस नॉर्मल हो गए। उससे पहले अब तहरीक इंसाफ इन पे करप्शन पे और पैसे लेने के इल्ज़ाम लगे थे, आज से 8-10 साल पहले या 6 साल पहले, तो तब भी ये जब वापस आए थे तो बड़े तम तराक से आए थे। असल मसला क्या है? मसला यह है कि इमरान खान साहब की एक डिक्शन बन चुकी है। वो डिक्शन है गाली गलोच या लोगों को ज़लील ख्वाल करना। उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ पोपोजिशन ये मर जाए तो ये उनकी, वो कहते हैं कि नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। तो इमरान साहब की ये इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकती है कि जब से वो आए हैं उनको एक ही चीज़ है, क्योंकि उनके इतना लिमिटेड जो है डोमेन है या एरिया ऑफ थिंकिंग है कि उनको ये उनका ख्याल ये है कि अगर हमने नवाज शरीफ को और इनको एलिमिनेट कर दिया, जो मैं पहले भी कह चुका, इनके एलिमिनेट होने से पहले एक बंदा जो सिफर होगा, अगर अपोजिशन की पार्टी 2 बड़ी पार्टियाँ सिफर हो गई तो वो इमरान खान होगा जो सिफर होगा। अब लेकिन इमरान खान साहब के ज़हन में यह है कि वो, जैसे मैं पहले एक दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, सुनिया रह जाए विच में जाप रहे, तो ये जो है फिरदौस शिकवान के अंदर एक खसूसियत है कि इनकी ज़ुबान बाजारी किस्म की गंदी है। ये खुद मेरे टीवी प्रोग्राम में मेरे पे तो कर चुके हैं, इनके बारे में कॉलेज के ज़माने कहते हैं कि ये मर्दाना गालियाँ देती हैं, और वो इसको उनका तो कोई झिझक नहीं है। कितनी दफ़ा वो ऐसी लैंग्वेज उनकी क्लिप्स वीडियो पे आ चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि किसी तरीके से गंदी ज़ुबान जो बाकियों के इस्तेमाल करते हैं, नंगी ज़ुबान, वो मरियम बीबी या मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, और वो समझते थे कि इन लोगों का असर जो है शायद उनकी जो शख्सियत है उसको वो हिट कर सकेंगे। मैं अब उसको खैर करने थे लगे हुए इमरान खान साहब। हमारे इदारे हैं, खसूस DGISPR की जो स्टेटमेंट आई है उस दिन या सादे के ऊपर, तो उस पर राय में देखें कि वो उनको जो फवाद चौधरी का बयान है जिसमें मोदी ने तकरीर की अपने परेड के सामने, जो इंडाइटमेंट है जाल है जू रिंगियो, तो इससे पता चलता है कि हमारे इदारे जो हैं वो कोई जो काम जो माल वो बेच रहे हैं वो बिकने वाला नहीं है, उसका ख़त्म हो गई बात।
लेकिन वहाँ बनता नहीं था, क्योंकि एजाज सादिक का बयान जो है, जिसको कोई पाकिस्तानी शायद एंडोर्स ना करे, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, उस मानने पर तैयार नहीं है कि आप उसको उस पर कंडेम करें। जब वो कहते हैं शाह महमूद कुरैशी की टांगे, तो इसको शाह महमूद कुरैशी की ही टांगे रहने दें, खुदा के वास्ते इसको किसी और चीज़ की टांगे ना बनाएं। और उन्होंने कितनी दफ़ा वजाहत से कहा, उन्होंने वजाहत भी दिया है और बार बार दिया है। बाकी इंडियन कब नहीं खुश हुए। आपने 2014 का जो धरना किया था, तो इमरान खान साहब को तूती बोलता था। इमरान खान साहब 2015 में इंडिया में जाके हर टीवी स्टेशन पे तमतराक से बैठे होते थे, मोदी से मुलाकातें कर रहे थे और बड़े बड़े यहाँ फोटो सेशन हो रहे थे, क्योंकि ये बात जो थी लगा खाती थी। अब चूंकि इंडियन जो है, इंडिया ने कर रहे हैं, और इंडिया से ज़्यादा शैतान मुल्क है नहीं, दुश्मन नंबर 1 है। अभी मैं समझता हूँ कि हमारा रवैया उसके बारे नर्म है, और वो मैं भी बताता हूँ कि हम उसके लिए क्या क्या सहूलतें पैदा कर रहे हैं, अमलन हम इंडिया को कितनी गुंजाइश दे चुके हैं, या हम इंडिया के सामने कितने सरनगू हो चुके हैं। वो ये मेरा दूसरा मौजू है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो इंडिया का खुश होना जो है, ये भी मुनाफकत है। इसका मतलब है आप जो कोई बात कह रहे हो सच नहीं कह रहे। आप बेशक या सादे को कंडम करते हैं, फौज चौधरी को नहीं बोलते, लेकिन आप सच बोलें, इतराफ़ करें इसका, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। अब दूसरी बात आ गई, आज अमेरिका का इलेक्शन भी हो रहा है। कभी उम्मीद है कि जो सदर ट्रंप है वो तबाह बर्बाद होंगे। वैसे इनकी कामयाबी के लिए मैंने गड़गड़ा कर दुआ मांगी थी, और मैंने साथ ये कहा था, मैं टीवी प्रोग्राम में की थी, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा की थी, आज से 4 साल पहले जब पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे। और मैंने ये सिंपल कहा था, मैंने कहा देखें बात यह है कि मेरे नज़दीक हिलरी या ट्रंप दोनों ने अमेरिका को भी नुकसान पहुँचाना है और दुनिया को भी नुकसान पहुँचाना है। लेकिन ट्रंप जो है ये प्रोसेस तेज़ कर देगा, जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान की बर्बादी का प्रोसेस तेज़ किया हुआ है। यही कुछ मोदी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन मैं उसके बारे में कायल नहीं हूँ। मुझे पता है कि मोदी जो है कमाल के से अपना इंडिया के कार्ड्स खेल रहा है, और बहुत कमाल होशियारी से वो उस वक्त पूरी दुनिया से अपने फ़ायदे उठा रहा है। उसे पता है उसका वो बेस्ट प्लेस है। खैर एनीवे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कभी। हतमी तौर पर इलेक्शन हार जाएगा। माना के 5 जो 6 बड़ी स्टेट है अमेरिका के अंदर, ये होता है कि पॉपुलर वोट्स नहीं होते। आप हर स्टेट में जो बंदा जीतता है, वहाँ की जितनी एलोकेशन होती है, 50 सीट की है, 200 सीट्स की है, मेंबर्स की है, जितने उसके जितने होते हैं, वो एक ही बंदे को वो चले जाते हैं वोट। तो विनर टेक्स इट ऑल, अमेरिका का ये सिलेक्शन का असूल है। तो कई दफ़ा पॉपुलर वोट किसी के ज़्यादा होते हैं, जीत दूसरा जाता है। लेकिन अगर ये हार गया, तो अमेरिकन तारीख में मेरी यादाश्त में तो अभी 2 ही हैं, एक शायद पहले उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। ये बड़ा कम ही होता है कि इलेक्शन जो है दूसरा इनकम्बेंट प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े और वो हार जाए। लेकिन इलेक्शन के हारने से मेरा ख्याल है पाकिस्तान को वक्ती तौर पे ये आसूदगी ज़रूर होगी कि एक कुछ जब चेंज हो रही होती है, एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी ज़्यादा सख्त हो रही है, नरम हो रही होती है, तो एक हम जहान पैदा कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि जो बाइडन भी हमारे लिए कोई आसूदगी नहीं होगी। लेकिन ट्रंप के सिलसिले में मैं जो बात करना चाहता हूँ ये है कि वज़ीर आज़म ने सैटरडे को हफ्ते के दिन जो तकरीर की गिलगित बल्तिस्तान को, जिसमें मैंने एक वीलॉग में 2 दिन पहले डिस्कस किया, उसी के अंदर एक चीज़ थी जो उसको मैं अलहदा करके डिस्कस करना चाहता था। वो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का निज़ाम पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान के सूबे का ऐलान करके आए हैं, और बड़े उन्होंने डूबियस तरीके से अखलाती ज़बान के साथ किया कि प्रोविजनल, पता नहीं क्या समझ नहीं आई। उनके वज़ीर है अमीन गंडापुर। ये वही अमीन गंडापुर है जो जब 2016 के अंदर पैनामा के ऊपर एक बड़े तहरीक इंसाफ जो है 7वें आसमान में पहुंची थी, और एक नया उन्होंने क्रूसेड शुरू की हुई थी नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 2014 की शानदार नाकामी के बाद। तो उसमें वो जब बनी गाला के करीब जाके वो एक शहद की बोतल जो है बगल में दबा के वो जब भागते हुए पाए गए थे, और उस शहद की बोतल बनी गाला लेके जा रहे थे। तो ये वही अमीन गंडापुर है जो कि जिनको सलीके से ढंग से एक फ़िक्रा नहीं करना था, जिनको कश्मीर के बारे में पता नहीं है, जो चित्राल को भी कश्मीर का शायद हिस्सा समझते हो, वो जाके वहाँ बार बार कह रहे हैं कि हम सूबे का ऐलान कर रहे हैं। फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो इलेक्शन की खिलाफवर्जी नहीं होती, यानी कि सूबे का ऐलान किया तो वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कहते हैं वो खिलाफवर्जी नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो उन्होंने अपोजिशन को ज़द्दोकोब किया, गालियाँ दी, जो वहाँ इलेक्शन लड़ी हैं, तो कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई। तो ये वो कहते हैं ना, जो इनके मिजाज यार में आए जो ये कह सकते हैं। तो इस दौरान में जो असल बात यह है कि जो अनाउंस करना है, मैं इसके बारे में आपको एक बात बताना जो बड़ी अहम बात यह है कि ये बात इमरान खान साहब पहले नहीं कर रहे। जब भी अमेरिका का पाकिस्तान पे दबाव होता है, ये जो है जिसको कहना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें जो है ना हमेशा आती हैं कश्मीर के बारे में,
और नए से नए फार्मूले आ रहे होते हैं। अब मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ और उससे पहले जब कमांडो जो सदर था वो जब कश्मीर का दौरा किया 9/11 से पहले और नए नए बने हुए थे, तो उनको समझता था मैंने लोगों के जज्बात से खेलना है। तो पता नहीं मुजफ्फराबाद में याद नहीं या मीरपुर में जाकर जलसे में खिताब करते उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुस्तान से एक ही झगड़ा कश्मीर का, और ये कश्मीर जो है इसके ऊपर तो आसमाना कब्जा है। क्या हुआ फिर वो चंद महीनों बाद जो 9/11 हो गया, तो यही लेके एक थर्ड ऑप्शन लेके वो जो है पाकिस्तान बेचते फिर रहे थे। और ऐसी तो भोंडी ऑप्शन थी कि मैं कहता हूँ देखो ये गद्दार तो ये थे, लेकिन हम इनको गद्दार नहीं समझेंगे। चाहे पाकिस्तान टूट जाए इनके हाथों से, चाहे इनसे कुछ हो जाए, चाहे ये कितना बड़ा पाकिस्तान की बेहमिती करा चुके हों, ये कहते नहीं आप मान जाओ कि हमारे से कोई गलती नहीं है और जो हुई है अगर उसकी तरफ देखा तुम गद्दार हो जाओगे। चुनाचे चलो चलने दें, जो वो कहते हैं माइट इज़ राइट, जब ये लाठी इनकी है तो भैंस कैसे हमारी हो सकती है। जिनके पास लाठी है उन्हीं का मुल्क है, जिनके पास सब कुछ है, तो उसमें उन्होंने जरा बेचना शुरू किया। लेकिन मुझे एक बात आई कि जब वाजपेयी खुद चल के लाहौर आए तो उसको इन्होंने वहाँ पे सबोटैच किया और वहाँ के कुछ जमात इस्लामी में या बाकी हमारी सियासी जमातें जी वो खड़ी हो गई, उनके चूँकि सियासी फ्यूड होती है। लेकिन असल में इदारों ने वाजपेयी के जो विज़िट है उसको पता नहीं क्यों अंडरमाइन किया। आने के लिए भी ये वादा करते हैं कि जी आप मोदी को बुलाएं, मोदी को मिलें, मोदी को फ़ोन कॉल्स करवाते हैं इमरान खान साहब से, वो आगे फ़ोन नहीं उठाता। ये सारे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो होती है ऑन बोर्ड होती है। जिंदल इमरान नवाशी के पास आ रहा हो, मोदी जाती उम्र आ रहा हो, वाजपेयी मीनार पाकिस्तान पे आ रहा हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट शामिल होती है, इनकी आशीर्वाद होती है। ये एक ऐसे काम नहीं होते कि वज़ीर आज़म साहब उठा के कुछ दोस्तियाँ बढ़ा रहे होते हैं। ये आपकी जो डिप्लोमेसी के जो है ना कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिगर कर रहे होते हैं आप। और ये जिंदल जो है हमेशा से हमारा बैक चैनल डिप्लोमेसी में मुशर्रफ को मिलता रहा, आज से 15, 16, 17 साल पहले उसी खटमंडो समिट में, जिसका भी मैं जिक्र करने लगा हूँ कि जिसमें जाके समिट हो रहा था साक का, मुशर्रफ साहब गए और इतने बेइज्जती के तरीके से, इतने थर्ड क्लास तरीके से नीचे से वो डाइस में बैठे थे, अपनी स्पीच खत्म की, कल बाहरी वाजपेयी को हाथ मिलाने चले गए। मैं कहता हूँ इतनी ह्यूमिलिएशन कराई पाकिस्तान की वो हाथ में ला के, उससे शायद इमरान खान की कम तरह के मैं मोदी को फ़ोन करते तो उठाता नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो जाके हर जगह से उनके चापलूसियाँ करते फिर रहे थे, लेकिन जब मर्जी जो स्टैंड ले लें। वो तो कहता है लीडर वो होता है विजन, जिसका विजन हो, और विजन किसका होता है जो यू टर्न ले लेता है। तो उसके लिए इमरान खान साहब के लिए तो सहूलत है, गलत बयानी करे, झूठ बोले, पीछे हट जाए, आगे बढ़ जाए। कहते हैं जी कि 11 साल पहले मैंने कहा था इकट्ठे हो जाएंगे, 11 साल पहले और बातें की थी वो कभी नहीं दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा था 11 साल पहले कि जी नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ों के 2007 में पुल बांध दिए थे। ऐसी ऐसी बातें की और नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी। अभी आपने देखा ना अख्तर महंगल का क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो जो प्यार क्या मरी जो है उसको जो है उसके बारे में जो अलहदी दो ही तो बंदे हमदान भुगटी और मरी, इनको उसने जाके उसे हक में अदालत में बयान दिया गया ये बंदा मुहिब्बुल वतन है, वो बंदा जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और जिस बंदे ने आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लेके पूरे यूरोप में वो अपना माल बेच रहे हैं और बड़े बड़े हमारे खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं। तो चुनाचे मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि असल में ये जो गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं ये उसी पैराए में है जिसमें 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने, भारत ने कश्मीर को अपने पंजा इस्तबदाद में लिया और आर्टिकल 370 अपना एब्रोगेट किया और 35A एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब इधर आ जाए, ये हुआ कैसे? मई के अंदर में यकदम पता चला जी 21 से 22 मई से कि 10 दिन पहले इमरान खान साहब को सदर ट्रंप का बुलावा आया। ऐसे जब भी बुलावे आते हैं तो बिल्कुल मेरे लिए ख़तरे की घंटी होती है। मैं हकीकत अमेरिका के बारे में वो कुछ जानता, मैं वहाँ रहा हुआ हूँ, मेरे पैशन है अमेरिकन सियासत या उसकी जो हरकतें पूरी दुनिया के अंदर, वैसे भी जियो पॉलिटिक्स मेरा मौजू है। मैं वो जिस तरीके से बुलाया तो मैंने कहा ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ वारदात होने लगी है। फिर इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि ये हमारी सालसी का है कश्मीर पे, तो मैं अक्सर दोस्तों कहता था कश्मीर गया। उस ट्रिप के 2 मकसद थे, एक तो वाजपेयी साहब की एक्सटेंशन जो थी वो ड्यू थी आगे 2019 के आखिर में, नवंबर 28 से 29 नवंबर को, तो उसमें अमेरिका ने दे वांटेड टू मेक इट श्योर कि वाजपेयी जो है वो उसकी एक्सटेंशन मिले, क्योंकि अफगानिस्तान में डायलॉग हो रहे थे, वो चाहते हैं कंटिन्यूटी है। और वैसे भी जनरल हमीद गुल साहब हमेशा फरमाया करते थे कि हमारा जो आर्मी चीफ होता है या हमारा ISI चीफ होता है ये वो
एक है अमेरिका का बहुत बड़ा कॉलमिस्ट है एरिक मार्गुलस, वो भी कई दफ़ा लिख चुका है कि ISI चीफ भी जो है अमेरिका, उसके बारे में भी सरफ नज़र नहीं रखता जब आप बनाते हैं DGISI। और ये दुनिया की हकीकतें, दरमियान में कुछ अर्सा अमेरिका से आज़ाद भी हो जाते हैं, फिर अपनी मर्जी भी करते हैं, लेकिन अमलन ये अमेरिका कि जब भी आप उसके ग्रिप में आते हैं। 2016 के जो पैनामा पेपर्स थे तो उस पर जो DIT बनी थी, मैं अक्सर कहता हूँ कि CIA ने बनाई थी अबू धाबी में। और जब अमेरिका को आपने उस वक्त अपने मफादात के लिए, नवाज शरीफ को हटाने के लिए आपने ज़ाहिर उनको ऑनबोर्ड किया होगा, उसके ऑनबोर्ड किए बगैर आप ना कभी रिग्ड इलेक्शन करा सकते हैं, ना RTS फेल हो सकते हैं, और ना पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी की हुकूमत इंस्टॉल कर सकते हैं। और अमेरिका का इंटरेस्ट ये होता है कि जब भी पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होता है उसके लिए एक आसाइशी होती है, सब अच्छी रिपोर्ट। और जब से हिंदुस्तान से उसकी पीएं बड़ी हैं, अब वो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए गैर मुस्तहकम, अनारकी, अफरा तफरी, और जिसको कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, हर लिहाज से वो बिखराव देखना चाहता है। जब ये गए वहाँ पे, तो ये तो सदर ट्रंप ने बहरहाल उसको एक्सटेंशन के लिए इमरान पे प्रेशर दिया या इंडोर्स की, क्योंकि इमरान साहब के बारे में मेरा गुमान था कि वो एक्सटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को मैं अंदर से जानता हूँ। मैं हमेशा समझता था कि ये बाजवा, जनरल बाजवा का एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन ज़ाहिर, और उसके बाद जैसे दी और जिस तरीके से कंट्रोवर्शियल तरीके से दी, वो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट डिज़र्व करती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत शाका के बाद ये हीरा तलाश करके पाकिस्तान के ऊपर आके बिठाया। चुनाचे कि इस एक्सटेंशन के ऊपर, और जो बार बार वो बयानात देते रहते हैं फ़ौज के ऊपर, एक दफ़ा कह दिया जी कि मैंने बाजवा साहब को बड़ा तंबीह किया है, मना किया है कि आप ना मिला करें। ये कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आज तक इस तक खुल के नहीं कह सकता था, होते रहते हैं बातें। फिर कह दिया जुमे के दिन सीरत कॉन्फ्रेंस में कि खालिद बिन वलीद को जो है ऐन जंग के मौके पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस बुलवा लिया। अब जो वाकई ये था कि वो बहुत बड़ी उसको फतह ले चुके थे सीरिया के ऊपर, बहुत सारा वो जिसको क्या रोमन एम्पायर जो रूबी जो थे, जो बेजेंटाइन्स जो है, उनसे वो जाके ले चुके थे, और नाथ तक वो पेशकदमी कर रहे थे, तो ऐन जंग के दौरान बुला लिया। जिसमें हज़रत उमर ने यह बताया कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जंगें हम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से नहीं जीत रहे, बल्कि ये वो इस्लामिक स्पिरिट है, और हमारा जो हमारी जो ताकत उभरी है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलती आई है, तो ये उसका नतीजा है। तो उसको इनका वहाँ पे फ्रॉम नो वेयर कहते हैं जी, जैसे खालिद बिन वलीद को हटा दिया, तो ये ज़ाहिर हमें नहीं सुनाते, ये कोई बात भी हमें नहीं सुनाते, ये एक अपोजिशन को भी नहीं सुनाते, अपनी पार्टी को भी नहीं सुनाते, चाहे बज़दार को वसीम अकरम प्लस कहें, चाहे वो कहें कि बज़दार ने चोरी नहीं की और वो एक्साइज का एक सेक्शन अफसर है, और उसकी वजह से बज़दार को आप क्यों बुज़दार को आप क्यों नैब में बुला रहे हैं, ये हमें नहीं सुनाते। जब वो कहते हैं NRO नहीं दूंगा, ये हमें नहीं सुना रहे। जब ये कहते हैं कि इक़्तिदार छोड़ दूंगा, NRO नहीं दूंगा, हमें नहीं सुना रहे होते। ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे होते हैं। जब वो कहते हैं जी कि NRO देना पाकिस्तान से गद्दारी है, तो ज़ाहिर ये नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं कह रहे, ये सारी वो एस्टेब्लिशमेंट को सुना रहे हैं, और वो कई जगहों पर अपने आप को मनवा चुके एस्टेब्लिशमेंट में। यही मैं बता चूँगा, हर दफ़ा उनकी मर्जी चलती है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन का चेयरमैन हो, चाहे वो साउथ जो पंजाब जो था उसकी पार्टी को जो ग्रुप बना था प्रेशर उसकी पार्टी में, चाहे उसके बाद 2018 के इलेक्शन में जो है पीपल्स पार्टी को बाहर रखना हो, अपनी मर्जी वो करवाते रहे। इन मौक़ों पे मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान जो क्रंच जगह होंगी, बुज़दार हो या ये बातें हो, अपनी टर्म से काम करेगा। अब वो टर्म में आ गया, उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी कमज़ोर कर दिया है लड़वा के, उनको भी ये शायद द्वारा खाता था कि अपोजिशन से लड़े। और फिर नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि ये ना हो कि एस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदे भी ले ले और फिर शहीद जमहूरियत बन के लड़ के बाहर भी आ जाए, तो एंड टाइम पे नवाज शरीफ साहब ने ब्लफ कॉल कर लिया, और उसने वो जो पोजीशन जो नवाज शरीफ साहब को ही सूट करती है या फजल रहमान साहब को सूट करती है, वो उन्होंने ले लिया। अब ये जिसकी तरह मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर जो ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई, तो उसमें एक और बात जो हुई वहाँ पे, उसके बाद फौरन बाद मोदी आया, और मोदी की आपको पता है कि ट्रंप और मोदी ने फिर इकट्ठे जाके डैलस टेक्सास में जाके वो जलसे भी किए। तो उस मोदी के जिसको कहना चाहिए कि में भी सालसी की बात हुई, तो नाजरीन ये वो सालसी थी और ये वो जवारदात थी जिन्होंने अमेरिका में जाके कश्मीर बेचा, और उस कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, जो कि UN रेजोल्यूशन की जो असास है, और उसको ज़रा हिलाया तो हम अपनी जो हमारी अपना जो मौक़िफ़ है वो अंडरमाइन होगा US में, या वो रेजोल्यूशन अंडरमाइन होगी। और इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा हुआ है,
और शोशे में हो सकता है मुस्लिम लीग भी शामिल हो सकता है बाकी सियासी जमातें भी शामिल हो। वहाँ पे मैंने एक मीटिंग कराई थी और उस मीटिंग के अंदर स्काइप के ऊपर वाशिंगटन से डॉक्टर गुलाम नबी फ़ायद जैसे बंदे जो कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल हैं और यहाँ के हेड करते हैं, और दो चीज़ें जो बंदे श्रीनगर से बंदे हमारे एम्बेसडर्स, हमारे मीडिया के सारे बड़े जो 2-3 बड़े नाम हैं, हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो जिसको कहना चाहिए कि चीफ एग्जेक्टिव, हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, सबको बुला के हमने 3-4 घंटे के डायलॉग किए गिलगित बल्तिस्तान पे। ऑलमोस्ट कॉन्सेंसस था कि इसकी इस हैसियत को आप ना छेड़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत आप बना लें, कोई धोखा ना दे इस पाकिस्तानी कौम को। हमेशा आपने इसका पाकिस्तानी कौम को तबाह किया है, इसको उस कौम को जैसे आपको वजारत उज़्मा दी है, जैसे आपको बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, बिठाया है, सारा कुछ। वो कहते हैं ना ये पाकिस्तान हमेशा था ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या नहीं दे रहा, अपने पेट काट के आप लोगों को दे रहा है, उसका ये सलूक ना करें। और वो भी कश्मीर के ऊपर, जिसके ऊपर जो कायद-ए-आज़म कहा गया हमारी शहरग है, और कश्मीरी बेचारों को यूँ नहता ना छोड़े। आप ये काम करके इंडिया का 5 अगस्त का 2019 का जो कदम है वो जस्टिफाई करें, और ये वो चीज़ें हैं जो मई के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और उनको साउंड करा दिया गया होगा कि इंडिया को आप यहाँ करने दें और आप एहतजाज करते जाएं आधे घंटे का लिप सर्विस। और वो सारी जो ये इस बंदे को सिर्फ एक बात पता चल गई, और ये मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी है कि सिर्फ आप ऊपर ऊपर से लिप सर्विस करें, एक्शन जो नीचे से आप वारदात करने की कोशिश करें। इस काम से आपको बाज रहना होगा, वगरना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप लोगों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। हमारा इल्ला अल बलाग।